Continuing in the chapter of molecular basis of inheritance, in the second lecture today, आज हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए की। डीएनए पैक कैसे होता है हमारे सेल्स के अंदर, इसके ऊपर ये डिस्कशन होने वाला है। अब एनसीईआरटी ने आपको पहले बताया था कि अगर आप पिच ऑफ द डीएनए की बात कर रहे हो तो वो लगभग 34 एंगस्ट्रॉम रहती है, या 3.4 नैनोमीटर्स भी हम लोग इसको कहते हैं। तो इस हिसाब से हमें पता है एक पिच के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो एक पिच के अंदर जब 34 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है तो दो कंसेक्यूटिव यानी लगातार बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा, या फिर इसी को हम लोग 3.34 नैनोमीटर्स भी कह सकते हैं। एनसीईआरटी ने यही बात करी आपसे कि अगर हमने ले लिया कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक, इसके बाद अगला वाला, इन दो के बीच में जो बेस पेयर्स हैं उसको अगर हम लोगों ने 0.34 नैनोमीटर्स ले लिया, और इफ़ द लेंथ ऑफ द डीएनए हेलिक्स इन अ टिपिकल मेमेलियन सेल इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, तो दो बेस पेयर्स के डिस्टेंस को टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मालूम चलेगा कि नहीं कि कितनी की जो लेंथ है डीएनए की वो कितनी है। यही चीज़ एनसीईआरटी हमसे करवा रही है क्या कि हमने क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको टोटल नंबर ऑफ जो बेस पेयर्स हैं हमारे पास एक डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए के अंदर, यानी 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी? 2.2 मीटर्स आएगी। अब भाई हमारा जो सेल है वो तो बहुत छोटा सा है कि भाई वो तो हमारा 10⁻⁻6 मीटर्स के आसपास है, ठीक है, और ये जो हमारी लेंथ ऑफ डीएनए आ रही है वो 2.2 मीटर्स के आसपास आ रही है। तो अब ये इतना लंबा हमारा डीएनए का जो फाइबर है वो पैक कैसे किया जाए? हाउ इज़ सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज्ड इन अ सेल? अब दूसरी एक्टिविटी एनसीईआरटी ने आपको दी है कि ई कोलाई के डीएनए की आपको लेंथ बता दी। अब आपसे पूछा है कि कैलकुलेट करो नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग कितने नंबर से, कितने से, कि एक बेस पेयर, दो बेस पेयर जो कॉन्सिक्यूटिव हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो है हमारे पास 0.34 नैनोमीटर्स। तो 1.36 mm 1.36 मिलीमीटर अपॉन 0.34 नैनोमीटर अगर हम लोग रख देंगे तो ये हमारा जो वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं ई कोलाई के अंदर। वैसे एनसीईआरटी ने आपको इसका डाटा पहले भी बता रखा है कि ई कोलाई के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं। ये चीज़ एनसीईआरटी ने आपको यहाँ मेंशन करी थी कि ई कोलाई के अंदर कितना मिलेगा, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स आपको मिलते हैं। बहरहाल वापस कंटिन्यू करें अपना डिस्कशन कि इतना लंबा पॉलीमर जो हमारा है, इतना लंबा जो फाइबर है वो कैसे पैकेज होगा। तो अब हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, हम बचपन से इस चीज़ को पढ़ते आए हैं। वो दो टाइप के सेल कौन से हैं? पहला है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी एनसीईआरटी हमें बताएगी कि इसके अंदर पैकेजिंग ऑफ डीएनए कैसे हो रही है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी हमें एनसीईआरटी समझाएगी कि पैकेजिंग कैसे होती है। इसको शुरू करने से पहले आप ये स्टेटमेंट याद रखो, हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीज़ अगर आपने एक बार समझ ली तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट पैकेजिंग ऑफ डीएनए का आपको समझ में आ जाएगा। अब डीएनए को कैसे याद रखना है? देखो डीएनए हम लोग लिखें तो डीएनए हमने लिखा, अब डी से क्या है डीएनए, एन से होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन डी से हमें याद रखना है डीएनए, एन से याद रखना है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, और ए से आ ही रहा है क्या कि ये एसिडिक होता है, इसके नाम में भी है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमें ये चीज़ मालूम हुई कि जो हमारा डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है और दूसरी बात ये एसिडिक है। तो अगर हमें इसको अट्रैक्ट करवाना है किसी चीज़ के साथ तो उस चीज़ का नेचर कैसे होना चाहिए? एक तो वो पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए और दूसरी वो बेसिक होनी चाहिए।
अब हम लोग किसकी मदद लेते हैं? हम लोग मदद लेते हैं हमारे प्रोटीन्स की। अब जो प्रोटीन्स की मदद लेते हैं हम लोग, तो वो प्रोटीन बेसिक होना चाहिए और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो हम लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑलरेडी समझ चुके हैं। एनसीईआरटी कह रही है प्रोकैरियोट्स के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे ई कोलाई की बात कर लो, तो इनके अंदर क्या है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और इसीलिए इनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं ऑब्वियसली। लेकिन न्यूक्लियस ना होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि जो डीएनए है वो स्कैटर्ड पड़ा हो। द डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। और डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है, उसको पकड़ के रखते हैं कुछ प्रोटीन्स। और उन प्रोटीन्स की खासियत क्या है? उन प्रोटीन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। और किस जगह पे इसको पकड़ के रखते हैं? इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड नाम की एक जगह है जहाँ पर हम लोग अपने प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए को कुछ प्रोटीन्स की मदद से पकड़ के रखते हैं। और डीएनए जो है न्यूक्लियोइड के अंदर ऑर्गेनाइज होता है लार्ज लूप्स में, जिनको प्रोटीन्स पकड़ के रखते हैं। ये हो गई हमारी पैकेजिंग, किसके केस में? प्रोकैरियोट्स के केस में। इतनी ही बात हमें समझनी है। प्रोकैरियोट्स के केस में एनसीईआरटी ने क्या बताया? एग्जाम्पल ले लो ई कोलाई का, कि जो डीएनए है उसको कुछ प्रोटीन्स पकड़ के रखते हैं। और डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, कुछ तो प्रोटीन जो इसको पकड़ के रखेंगे वो होंगे पॉजिटिवली चार्ज। और किस जगह पे पकड़ के रखेंगे? उस जगह का नाम है न्यूक्लियोइड। और किस फॉर्म में रहेगा? लार्ज लूप्स की फॉर्म में ये रहेगा। फिर बात आ रही है अब कहानी हमारी यूकैरियोट्स के बारे में। अब यूकैरियोट्स क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है और भाई एडवांस हैं ये लोग, तो इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स। अब लेकिन फिर वही बात कि हमने पढ़ा कि डीएनए कैसा है, डी से डीएनए, एन से नेगेटिव, ए से एसिडिक। क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड और एसिडिक है डीएनए हमारा, तो बेसिक प्रोटीन्स पकड़ के रखेंगे जिनका नाम है हिस्टोन्स। फिर से समझो कि यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए को पकड़ना है हमें, तो हमने क्या बोला था कि ऑपोजिट्स जो हैं अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऑपोजिट को अट्रैक्ट करने के लिए डीएनए क्योंकि एसिडिक है और नेगेटिवली चार्ज है, तो प्रोटीन कौन सा लेना पड़ेगा? जो बेसिक होगा और पॉजिटिव होगा। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यूकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मच मोर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर क्या है, यूकैरियोट्स के केस में हिस्टोन नाम के प्रोटीन है जो पॉजिटिवली चार्ज हैं और बेसिक हैं। अब बात आती है कि जो हमारा हिस्टोन है ये पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो गया, या फिर हिस्टोन जो है ये बेसिक कैसे हो गया, अल्कलाइन कैसे हो गया नेचर के अंदर। तो एनसीईआरटी इसका जवाब देते हुए कहती है कि एक प्रोटीन जो है एक्वायर करता है चार्ज इस बात पे डिपेंड करते हुए कि इसके अंदर अबंडेंस किस अमाइनो एसिड की है, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड के रेसिड्यूज़ हैं वो कौन से हैं, यानी उन अमाइनो एसिड के अंदर जो साइड चेन्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर चार्ज क्या है। अब बात आती है हिस्टोन, हम लोग बात कर रहे हैं तो हिस्टोन के अंदर क्या देखने को मिलता है? लाइसीन और आर्जिनिन जो है हमारा, ये हमारे बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं और इन दोनों के ही रेसिड्यूज़ हमारे हिस्टोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हिस्टोन्स आर रिच इन दी बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़, यानी लाइसीन और आर्जिनिन। इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है ये। फिर बात आती है क्या कि ये हमें आंसर मिल गया क्या कि क्योंकि हमारे हिस्टोन्स के अंदर लाइसीन और आर्जिनिन के रेसिड्यूज़ प्रेजेंट हैं, अमाइनो एसिड लाइसीन और आर्जिनिन के रेसिड्यूज़ प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसके पास बेसिक नेचर हो गया हमारे हिस्टोन के पास। फिर बात आई पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, तो एनसीईआरटी इसका जवाब देती है कि बोथ दी अमाइनो एसिड रेसिड्यूज़ ये कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स। ये हमें इस बात का जवाब मिल गया कि हमारा लाइसीन और आर्जिनिन के जो रेसिड्यूज़ हैं इनके अंदर, कि हमारे जो लाइसीन और आर्जिनिन है इनके रेसिड्यूज़ के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इनकी साइड चेन के अंदर। अब हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारे पास एक क्या, नेगेटिवली चार्ज को पकड़ने के लिए पॉजिटिवली चार्ज और एसिड को पकड़ने के लिए बेसिक हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है हिस्टोन। अब हिस्टोन क्या करता है, 8 हिस्टोन मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से एक बॉल जैसा ये स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हिस्टोन का ऑक्टामर बन गया।
तो हिस्टोन क्या करता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल को पकड़ के और क्या बना लेता है, हिस्टोन का ऑक्टोमर बना लेता है। अब डीएनए कैसा है हमारा, नेगेटिवली चार्ज है, एन से नेगेटिवली चार्ज है। इसको लपेटा जाता है हिस्टोन के ऑक्टामर के ऊपर। अब ये एक बॉल जैसी चीज़ बन गई। अब ये कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर पूरा का पूरा। तो नेगेटिव चार्ज अगर हम लोग इसके ऊपर डीएनए ऐसे लपेटेंगे तो बहुत आसानी से लिपट जाएगा। तो यही चीज़ है कि जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है उसको हमने रैप किया पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के ऑक्टामर के ऊपर, और ये जो स्ट्रक्चर बना हमारा इसको हमने न्यूक्लियोसोम बोला। एनसीईआरटी ने न्यूक्लियोसोम की हमें फिगर भी दी, फिगर 6.4a। अब ये देखो आपकी, ये हमारा क्या है, ये जो ग्रीन कलर की बॉल है पूरी की पूरी, ये क्या है, हमारे हिस्टोन का ऑक्टामर है, और इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज हमने डीएनए लपेटा हुआ है इस तरीके से, और इसको बीच बीच में H1 हिस्टोन के थ्रू हमने कील की तरह इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ लगा रखा है। अब ये जो है लेबलिंग भी पूछी जाती है क्या, कि भाई ये जो आपको ये कॉइलिंग दिख रही है किस चीज़ की है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए की कॉइलिंग है। ये कील जैसा क्या, गुल्ले जैसा क्या लगा रखा है, ये H1 हिस्टोन लगा रखा है। और ये जो कोर बना रखा है बॉल जैसा, ये किस चीज़ का है, हिस्टोन ऑक्टामर का है। हिस्टोन के बारे में खास बात क्या है कि हिस्टोन जो है हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज है और बेसिक है। किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स लाइसिन और आर्जिनिन के रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं। फिर बात आती है कि भाई हमारा ये न्यूक्लियोसोम बन गया। न्यूक्लियोसोम कैसे बना कि डीएनए को जब आपने लपेट दिया हमारे हिस्टोन के ऑक्टामर के ऊपर तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसका नाम है न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, ये एनसीईआरटी का डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के अंदर लगभग 200 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए हेलिक्स के। फिर बात आती है क्या कि न्यूक्लियोसोम जो है ये कंस्टिट्यूट करता है किस चीज़ को, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट करता है रिपीटिंग यूनिट किस चीज़ का, क्रोमैटिन का। यानी आप इसको इस एग्जांपल से समझो कि जैसे हमारे पास मोतियों की एक माला होती है, तो हमारे पास ये क्या है, ये जितने भी मोती मोती दिख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियोसोम है। ये न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, इस तरीके से सारे मोती न्यूक्लियोसोम हैं। और ये जो माला बन रही है हमारी, ये क्या है, ये है क्रोमैटिन। वापिस से ये जो मोती की तरह हमारा स्ट्रक्चर बना ये है न्यूक्लियोसोम, और बहुत सारे मोती से मिलके क्या बना हमारा, क्रोमैटिन बन गया। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोसोम से मिलकर के हमारा क्रोमैटिन बन गया। और क्रोमैटिन से आगे क्या बनेगा, यानी हमारा न्यूक्लियोसोम क्या है, मोनोमर है हमारे क्रोमैटिन का। और क्रोमैटिन क्या चीज़ है, क्रोमैटिन जो है कलर्ड बॉडीज़ हैं जिसको आप न्यूक्लियस में देख पाते हो। थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडीज़ जो न्यूक्लियस में दिखती है उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडीज़ जो न्यूक्लियस में दिखती है वो क्रोमैटिन है। अब क्रोमैटिन से क्रोमोसोम कैसे बनेगा, तो क्रोमैटिन को द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन, इसको जब आप पैक करोगे क्रोमैटिन फाइबर बनाओगे, क्रोमैटिन फाइबर को आप फर्दर कॉइल करोगे और फर्दर कंडेंस करोगे कहाँ पर, मेटाफेज स्टेज पे। जब हमारी सेल साइकिल वाला पढ़ा था हमने चैप्टर, तब उसके अंदर देखा था कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज स्टडीड बेस्ट एट द मेटाफेज, और मेटाफेजिक प्लेट पे क्योंकि इनको अलाइन होना होता है। तो क्रोमैटिन फाइबर को फर्दर कॉइल करके फर्दर कंडेंस किया हमने, और मेटाफेज स्टेज पर ये क्या हो जाएगा, फॉर्म कर लेगा हमारा क्रोमोसोम, और इस तरीके से हमारी कंडेंसेशन पूरी की पूरी बन जाएगी। अब बात आती है क्या कि न्यूक्लियोसोम जो है ये किस तरीके से दिखता है, जैसे बीड्स दिखते हैं, मोती दिखते हैं एक धागे के ऊपर। ये कैसा दिखता है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप EM के अंदर जब हम लोग इसको देखते हैं तब हमें ये ऐसा दिखता है जैसा हम लोग इसको देख भी पा रहे हैं। और इधर इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्होंने पिक्चर भी दिखा रखी है हमें, तो हमें ये दिख रहा है कि भाई ऐसे मोती 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 और ऐसे पूरी की पूरी एक ऐसे माला बनी हुई है। अब सेम चीज़ आप ये समझ लो कि यहाँ पर भी इस चीज़ को समझो कि मान लो ये पूरा का पूरा एक हिस्टोन का ऑक्टामर प्रेजेंट है हमारे पास, गुल्ला, ये गुल्ला हो हिस्टोन का ऑक्टामर, और इसके ऊपर हमारा डीएनए को लपेटा जाएगा तो कुछ इस तरीके से हमारा डीएनए लिपटा हुआ होगा इसके ऊपर। ऐसे ऐसे 200 बेस पेयर्स हमारे हर गुल्ले के ऊपर ऐसे ऐसे करके ये पूरा का पूरा हमारा क्रोमैटिन बनता जा रहा है। अब अगर आपसे थ्योरेटिकली पूछा जाए, एनसीईआरटी ने यहाँ ये क्वेश्चन भी बोला आपसे कि थ्योरेटिकली आप ये सोच के बताओ कि ऐसी कितनी बीड जो हैं प्रेजेंट होंगी, तो हमें पता है क्या कि टोटल बेस पेयर्स कितने हैं, 6.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स हैं, 6.6 × 10⁻⁹
9 बेस पेयर्स हैं हमारे पास। तो और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर्स जा रहे हैं? 200 बेस पेयर्स जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना बन जाएगा डाटा? 3.3 इंटू 10⁻7 इतने न्यूक्लियोसोम्स टिपिकली थ्योरेटिकली होने चाहिए हमारे पास। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से। फिर बात आती है किस चीज़ की? हमने क्रोमैटिन के अंदर और क्या पढ़ना है? क्रोमैटिन की टाइप्स पढ़नी है। अब हमने ये समझ लिया क्या ये मोती जैसा, ये जो माला जैसी बन रही है, ये क्या है? हमारा क्रोमैटिन है। अब क्रोमैटिन जो है वो कितने तरीके का हो सकता है? क्रोमैटिन हो सकता है हमारा 2 तरीके का। क्रोमैटिन या तो लूजली पैक्ड होगा तो ये लाइटली स्टेन करेगा और इसको हम लोग यू क्रोमैटिन बोलेंगे। और ये यू क्रोमैटिन है तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। और दूसरा क्रोमैटिन जो मोर डेंसली पैक्ड होगा, डेंस है तो डार्क स्टेन करेगा, लूज है तो लाइट स्टेन LL, और डेंस है तो डार्क स्टेन करेगा, इसको हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन बोलेंगे। जो ढीला है उसके अंदर से आप काम अच्छे से कर सकते हो, जो सुलझा हुआ है। जो डेंसली पैक्ड बिल्कुल उलझा हुआ है उससे क्या ही काम लोगे। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कौन सा है? हमारा लूज वाला यू क्रोमैटिन जो सुलझा हुआ है। यू क्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन, वेराज हेटेरोक्रोमैटिन क्या है? इनएक्टिव होता है। अब बात आती है, हमने क्रोमैटिन बना लिया, क्रोमैटिन से हमें क्रोमोसोम बनाना है, तो उसके अंदर क्या हमें कुछ और भी फैक्टर चाहिए? तो एनसीईआरटी उसी चीज़ को यहाँ डिस्कस करती है कि जब हम लोग पैकेजिंग कर रहे हैं क्रोमैटिन की हायर लेवल पे, तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यानी NHC प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। क्रोमोसोम यानी हायर लेवल पे बनाना है, क्रोमैटिन तो ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग, तो हमें इसके बाद जब क्रोमोसोम बनाना है तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये है हमारा पूरा का पूरा पैकेजिंग ऑफ DNA के बारे में। अब एनसीईआरटी ने आपसे यहाँ पर एक जिक्र किया वर्ड का, ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये हम समझते हैं सेंट्रल डॉगमा से। अब हमारे पास एक चीज़ आती है क्या, कि हमने जब पढ़ा था कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें दे दिया था किसने? वॉटसन और क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक ने दिया था और वॉटसन ने दे दिया था। अब हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ DNA है जो डबल हेलिक्स है, इसकी सिंप्लिसिटी भी हमने देख ली थी कि ये जेनेटिक इम्प्लीकेशंस को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर ले रहा है। फिर बात आती है क्या, कि फ्रांसिस जो क्रिक है हमारा, फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया? प्रपोज किया एक सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा का मतलब होता है एक मेन उसूल जिसके ऊपर सारी की सारी हमारी जेनेटिक्स की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो इन्फॉर्मेशन है वो काम करेगी। और ये मेन उसूल या सेंट्रल उसूल क्या कहता है? ये कहता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ये फ्लो करती है DNA से RNA में, RNA से प्रोटीन में, और उसने ये सेंट्रल डॉगमा हमें बना करके दिया। अब बात आती है इसे याद कैसे रखना है। तो देखो यहाँ पे ये C बना हुआ है इतना बड़ा सा, ये C बना है तो किसने दिया था? ये क्रिक ने दिया था। ये हो गया इसको याद करने का तरीका। बहरहाल फिर बात आती है अपनी क्या, जब DNA से आप DNA बनाओगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। जब DNA को यूज़ करके RNA बनाओगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब RNA को यूज़ करके अब प्रोटीन बनाओगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो हमें ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्या मिलता है? यानी उस DNA के पार्ट को हम लोग कहते हैं यू क्रोमैटिन, जिसको ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी यू क्रोमैटिन वो हिस्सा है DNA का जो RNA बनाने के लिए केपेबल है। फिर एनसीईआरटी लास्ट में ये कहती है कुछ वायरसेस के अंदर जो फ्लो है इन्फॉर्मेशन का वो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, यानी RNA से DNA की तरफ जाता है, यानी RNA से DNA की तरफ जाता है। तो जब हम लोग DNA से RNA बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं तो इससे उल्टे वाले को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं कह सकते। आप याद करो, हमने RT-PCR नाम का टेस्ट बहुत सुना है कोविड के टाइम पे। तो ये RT का क्या मतलब है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाली बात हो रही है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो एंजाइम है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारा वो प्रोसेस है जिसके अंदर RNA से हम DNA बना सकते हैं, जैसा कुछ वायरसेस के अंदर देखने को मिलता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्च फॉर द जेनेटिक मटीरियल के बारे में बात करेंगे।